लें जी, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, पहले तो हमारा जो ओवरऑल पूरी वर्कशॉप है वो दो हिस्सों पे है। एक तो हमने पूरी कोशिश होएगी कि हम लोग दोनों पेपर्स जो हैं उसको कवर करें, ठीक है। लेकिन आज एक दिन में ज़रा टाइमिंग की इस तरह सिचुएशन है कि 3-4 घंटे वैसे भी बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमने पेपर 1 कवर करना है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली वेस्टर्न फिलोसफर्स और जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और अगर हम ये आज पूरा नहीं कर सके तो कल फिर हमने पेपर 2 जो है उसको हम फिर कल की आज आपस में सेटिंग रख लेंगे ना कि टाइम क्या है, तो उस हिसाब से शायद इसी टाइम पे ही हम दोबारा रख लेंगे, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें वो जेन में रख लें कि अगर आप पास पेपर्स के जो MCQs हैं उनको देखें, ठीक है, तो 3 से 4 तरह के MCQs आ रहे हैं। एक MCQs आ रहे हैं जो फैक्चुअल है, ठीक है। मसलन वो पूछ रहा है कि प्लेटो कब पैदा हुआ, ठीक है, फलां बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, फलां बंदे की डेट ऑफ डेथ क्या है। दूसरी तरह के जो MCQs हैं वो है कंसेप्चुअल, जो आपने जब रीडिंग की होगी। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है। अब ये दिस इज समथिंग जिसको आप फैक्चुअल नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर आपने पढ़ा होगा तो तभी आपको आता होगा। और तीसरे MCQs वो होते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट की सेंस होती है, उसमें शायद वो चीज़ ज़िंदगी में कभी भी ना आपने पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन वैसे ही वो आपसे 2-3 MCQs ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी वर्कशॉप है ये होपफुली आपके तीनों जो मसले हैं उनको एड्रेस करेगी। और साथ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन कुछ मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जो रह जाएंगे उसके लिए आप कोशिश करिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो पिछले 10 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आप लोग जो है वो लाजमी उनको क्या कहते हैं देखें भी और उनको तैयार भी करें, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हमने चलना है। बॉल पेन आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, सिर्फ सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फैक्ट्स हैं ना, तो वो बाद में आपके काम भी आएंगे, ठीक है। तो लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाएं, पेन पेंसिल वगैरह अपना पेज जो भी है वो साथ साथ लिखते जाएं, ताकि बाद में फिर जो है वो कोई इशू ना हो कि क्या मसला हो गया, ठीक है जी। तो और साथ में ये रिवीजन भी है आपकी, जो मैंने पहले बताया ना कि मैं कोशिश करूँगा जानबूझ के कोई भी फिलोसफर, जैसे अभी हम प्लेटो से स्टार्ट ले रहे हैं तो मैं डेलिबरेटली उसके जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको रिमाइंड कराता जाऊँगा। वो जिसको बिल्कुल ही नहीं पता फिर उसके लिए वो थोड़ा मसला होगा, और जो बच्चे थोड़ा सिलेबस वगैरह अपना कवर कर चुके हुए तो उनको पता होगा कि अच्छा यार ये तो याद आ गया हमें, पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमने की हुई हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हमने स्टार्ट करना है प्लेटो। प्लेटो जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ 427-8 BC, ये दोनों लिख लें, 427 और 8, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो एरिस्टोटल्स है, ARISTOCLES। इसकी जो आइडियल स्टेट है उसकी पॉपुलेशन है 5040। ये एग्जैक्ट फिगर वो पूछता होता है पेपर में। पास्ट पेपर अगर आपने देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि 5040 जो है वो उसकी पॉपुलेशन है एक आइडियल स्टेट की। उसके बाद उसकी बड़ी फेमस किताब है रिपब्लिक, द रिपब्लिक। ये उसने लिखी है जी 386 BC में, द रिपब्लिक 386 BC। उसकी एक और किताब है जिसको आप स्टेट्समैन भी कहते हैं या पॉलिटिकस, POLITICUS, पॉलिटिकस, द पॉलिटिकस या स्टेट्समैन, ये उसने लिखी 380 BC में। उसके बाद उसकी बहुत मशहूर किताब द लॉज, द लॉज। उसके बाद उसकी एक बुक है द अपोलॉजी, द अपोलॉजी। उसके बाद एक बुक है जी द मैनो, जैसे मेन्यू होता है ना, MENO, द मैनो। उसके बाद है जी द क्राइटो, CRITO, क्रीटो बोलें, क्राइटो बोलें, कुछ भी बोलें, CRITO, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद उसकी एक बुक है द क्रिटिक्स या क्रिटियस, CRITIAS, क्रिटियस। बहुत फेमस थ्योरी है उसकी, थ्योरी ऑफ नॉलेज।
बहुत फेमस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसमें आपको पता है कि वो कोई भी चीज़ है तो वो कहता है उसकी दो फॉर्म्स है, एक उसकी फिजिकल फॉर्म है और एक उसकी नॉन फिजिकल फॉर्म है। जो फिजिकल फॉर्म है दैट इज द फिजिकल वन, द मटेरियल वन, एंड दैट इज इम्परफेक्ट। और जो इंटेंजिबल फॉर्म है, जो नॉन विजिबल है, दैट इज द परफेक्ट फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको याद होगा कि जो प्लेटो ने एक ह्यूमन नेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और साथ ही उसने उसकी एनालॉजी ड्रॉ किया है ह्यूमन बॉडी के साथ। तो ये असल में आइडिया जो है, जो आप कहते हो ना स्पिरिट और रीजन और करेज, ठीक है, या एपिटाइट, तो उसको उसने माइंड के साथ, हार्ट के साथ और बेली के साथ एक तशबीह दी हुई है। ये असल में इसकी अपनी डॉक्ट्रीन नहीं है, ठीक है, ये पैथागोरियन जो डॉक्ट्रीन है ये उसका नाम है। पैथागोरस जो है उससे इसने ली है। तो वो सवाल दे सकता है कि ये आइडिया जो था बेसिकली ये किसका था ओरिजिनली। तो ट्रैप क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं। ये ट्रैप क्वेश्चन होता है, बच्चा ठग से लगाता है प्लेटो। तो ये प्लेटो का ओरिजिनल आइडिया नहीं है, उसने सिर्फ उसको अपनी फिलॉसफी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है फिलॉसफी के अंदर एक बहस है कि आइडियल रियल है या रियल आइडियल है। तो प्लेटो के आपको पता है कि ही इज एन आइडियलिस्ट, तो इसके करीब जो आइडिया है या आइडियल है वही रियलिटी है। ठीक है। अच्छा जी, 80 इयर्स इसकी एज है। इसकी स्टेट को हम आइडियल स्टेट भी बोलते हैं, यूटोपियन स्टेट भी बोलते हैं। कभी कभी वो अल्टरनेटिव टर्म यूज कर देता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपियन स्टेट। अच्छा, उसके बाद जस्टिस की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। बहुत किताबों में ये डेफिनेशन के वर्ड्स कुछ और हैं जो पॉपुलर आप पढ़ते हैं। वो क्या है, जो जूड हर्मन वगैरह, कि आप क्या कर रहे हो, अपनी जो नेचर है उसको फॉलो कर रहे हो। तो इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कर लें कि आप जिस चीज़ के लिए आप सूटेबल है, और वो सूटेबिलिटी डिटरमिन कौन करेगा, जैसी आपके अंदर इंस्टिंक्ट है, तो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना, उसके मुताबिक अपना रोल या फंक्शन परफॉर्म करना, ये क्या है, ये प्लेटो का जस्टिस है। ठीक है। अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं ना कि प्लेटो का जस्टिस की डेफिनेशन इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू। तो बेसिकली मैंने वो गिविंग एवरीवन हिज ड्यू जो है उसका अल्टरनेटिव आपको बताया। ये बड़ी पॉपुलर टर्म है, कई जगहों पे ये नहीं लिखा भी हो सकता, तो यू मस्ट नो कि अच्छा यार ये चीज़ किस तरीके से होगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस, ये आपको पता है प्लेटो की लाइफ में बड़ा लाइफ चेंजिंग एक इवेंट है। ये हुई थी 399 बीसी में, और एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया कि उस टाइम प्लेटो की एज कितनी थी। सो प्लेटो वाज 28 इयर्स देन। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी जो रियासत है उसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर है एथिकल। तो ये याद रख लें, ग्रीक्स के बारे में स्टेट का जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर प्लेटो हो या एरिस्टोटल हो, उन्होंने रियासत को एथिकल उसकी कॉन्सेप्शन जो है वो ही ली है। उसके बाद जी ऑर्गेनिक नेचर है स्टेट की। एक जो है एक समथिंग विच इज आउट ऑफ ह्यूमन नेसेसिटी एक चीज इवॉल्व हो रही है। फिर इसकी एजुकेशन स्कीम आपको पता है कि 0 से 20 तक पहला पार्ट है, फर्स्ट फेज है एजुकेशन का। 20 से 35 सेकंड फेज है, और 35 से 50 थर्ड फेज है। जी 0 से 20, वही ना, बच्चा आ गया तो बस 20 इयर्स तक हमने उसको फर्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन जो है वो दे। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो स्टेट उसकी डिवीजन है, गवर्नमेंट्स की जो डिवीजन है वो आपको पता ही है, उनके जो नाम है। ठीक है। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसकी बेसिस क्या है। ठीक है। तो यहां अरिस्टोटल में हमें नजर आएगा कि स्टेट या तो लॉफुल होती है और या अनलॉफुल होती है, लेकिन प्लेटो में हमें नजर आएगा कि स्टेट या तो जस्ट होती है और या अनजस्ट होती है। तो ये क्राइटेरिया याद रखना है कि जस्टिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया।
अच्छा जी, अब हम आएंगे एरिस्टोटल के ऊपर। इसी तरह आप लोग थोड़ी स्पेस छोड़ के, ठीक है, लाइन लगाते थे, ताकि जब आप खुद रीडिंग कर रहे हो या आपने खुद एमसीक्यूज निकाले हो या पास्ट पेपर्स करो, जो भी नई चीज़ इसके रेलिवेंट मिले उसको आप वहाँ पे ऐड ऑन करते जो आपके अपने ये पर्सनल नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। और जब भी आपने लेक्चरर का पेपर देना है, कोई सीएसएस देना है, कुछ भी करना है, ये इट्स अ क्विक रेसिपी के आपके एमसीक्यूज भी हो गए। और माइंडेड के देयर आर 40 मार्क्स, ये मेरा ख्याल आपको पता है। और जब 40 में से 36 ठीक होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और जब 40 में से 20 ठीक होते हैं तो थोड़ा सा मज़ा नहीं भी आता, ठीक है। नंबर 2 जी, एरिस्टोटल, ठीक है जी, मैसिडोनिया में ये पैदा हुआ है जी। स्टैगरा, STAGIRA, दैट्स द एग्जैक्ट प्लेस। 384 BC में ये पैदा हुआ है, 322 में ये मर गया है। BC आपको पता है ना, रिवर्स आता है, ठीक है। और 62 ईयर्स इसकी एज बनती है उस हिसाब से। कब मरा है? 322 जी, वो उसकी डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ट्रू, वो उसमें जस्टिस की आइडिया में आ गई बात, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो असल नाम है वो है ARISTOTELLS, ठीक है, ARISTOTELLS। बहुत फेमस स्कूल एकेडमी आज भी आपको लाइसम के नाम से, अमेरिकन लाइसम और फलां फलां फलां, ये बेसिकली जो लाइसम एकेडमी थी ये एरिस्टोटल की। अलेक्जेंडर जो है वो इसका अपोस्टल है, और वहां प्लेटो का लिख लीजिएगा कि सोक्रेटिस उसका उस्ताद है। अच्छा जी, उसके बाद अब आएंगे इसकी बुक्स के ऊपर जी। इसकी बुक है जी एथिक्स, जी, द पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, अच्छा, एक चीज जो हम प्लेटो में नहीं लिख सके वो लिख लीजिएगा कि उसका जो रीजनिंग का मेथड है दैट वाज डिडक्टिव, और एरिस्टोटल का है इंडक्टिव, ठीक है। उसका डिडक्टिव है और एरिस्टोटल का इंडक्टिव है, ये भी आ जाता है सवाल। अच्छा जी, अगेन ऑर्गेनिक नेचर है स्टेट की, इसकी दफा भी एथिकल स्टेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो गवर्नमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ, आइदर स्टेट हैज टू बी लॉफुल और अनलॉफुल। उसका आइडियल रियल था, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी रियल इज आइडियल, रियल इज आइडियल, ठीक है। एक टर्म है जून पॉलिटिकॉन, ZOON, जून, और आगे पॉलिटिकॉन, POLITIKON, जून पॉलिटिकॉन। इसका मतलब है जी मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। वो कभी कभी ये टर्म देता है और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है जी। एंड ऑफ स्टेट क्या है, एंड ऑफ स्टेट है, वहां जस्टिस था, यहां प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड है, जो हैप्पीनेस है सिटीजन्स की उसको प्रमोट करना, कॉमन गुड, कम्युनिटी गुड को प्रमोट करना। उसके बाद एक और सवाल आता है पास्ट पेपर में कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, ये किसका है, तो ये एरिस्टोटल का है। लेकिन कंफ्यूजन एक और हो सकती है कि एक मॉडर्न फिलोसफर है जॉन रॉल्स, तो उसका भी बेसिकली आइडिया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। तो आपने एमसीक्यूज लगाते हुए माइंड द ऑप्शंस, समटाइम्स देयर मे नॉट बी एरिस्टोटल एट ऑल, तो बंदा परेशान हो जाए कि यार मैं तो एरिस्टोटल पढ़ा था, तो एरिस्टोटल तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं पे एरिस्टोटल और जॉन रॉल्स ना हो, बट ओरिजिनली इट इज एसोसिएटेड विद एरिस्टोटल। अच्छा जी, उसके बाद प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, ये भी उसी का ही कह लें कि एक नाम है।
प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, ये भी इसी का है। अच्छा जी, एक कोटेशन है, एक टर्म है, वो भी लिख ले जरा। वो पूरी फ्रेज देता है और वो पूछता है ये सेइंग किसकी है। मैन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस, बड़ी मशहूर है। मैन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस इज वर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। ठीक है जी। एक और कोटेशन है, एक और स्टेटमेंट है, वो भी लिख लें। एंड ऑफ स्टेट इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। एंड ऑफ स्टेट इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। जी, अब हम आएंगे मैकियावेली पे। शाबाश। अच्छा जी, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है जी। इसकी जो स्टेट की थ्योरी है वो इनऑर्गेनिक है, सेकुलर है, और आपको पता है कि वेरी फेमस सेपरेशन जो ये करता है एथिक्स, रिलीजन, मोरालिटी को ये स्टेट या पॉलिटिक्स से अलग करता है। ठीक है, तो ये भी डॉक्ट्रीन आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद जी बड़ी फेमस किताब इसकी आर्ट ऑफ वार। ये याद रखना है, कन्फ्यूजन, एक आर्ट ऑफ वार और भी है जी जी हजरत साहब। तो आपने इसकी भी एक किताब है आर्ट ऑफ वार, तो ये जेन में रखना है कि पेपर में गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद इसकी एक किताब है डिस्कोर्सेस, और जो किताब आप सबको पता है वो है द प्रिंस। ठीक है, उसके बाद इसका एंड ऑफ स्टेट क्या है? सिक्योरिटी को, पावर को मैक्सिमाइज करना। सिक्सटीन 1649 में ये पैदा हुए। 1649 फ्लोरेंस, इटली। और 1527 में इसकी डेथ हुई है। 1527 जी पैदा हुए ये 1649 अपना 1469 में, और मरा है 1527 में। इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो दैट इज सेम एज ऑफ एरिस्टोटल्स। जी ठीक है, जो प्रिंस है उसके 26 चैप्टर्स हैं और 3 डिविजन्स हैं। ठीक है, अब आ जाए जी मोंटेस्क्यू पे। 1689 से 1755 इसका जो जन्म और देहांत है। 1689 1755 ये फ्रेंच है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च। इसको एरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी भी कहते हैं। इसने जियोग्राफी या इन्वायरमेंट और पॉलिटिक्स इस पे भी बात की है कि जो इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं उनका ताल्लुक है हमारी पॉलिटिकल सेटिंग्स के साथ। इसकी एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लीगल रिलेटिविज्म। थ्योरी ऑफ लीगल रिलेटिविज्म। इसकी एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिर 2 थ्योरीज का तो आपको पता है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस।
इसकी भी जो स्टेट की थ्योरी है वो ऑर्गेनिक है, जस्ट लाइक एरिस्टोटल। जी, मोंटेस्क्यू। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट बहुत इसकी इंपॉर्टेंट किताब है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये इसने लिखी थी 1748 में, द स्पिरिट ऑफ लॉज। फिर इसकी एक बुक है द पर्शियन लेटर्स, द पर्शियन लेटर्स 1721 में। और इसका बहुत कहते हैं इम्पैक्ट के हवाले से अगर याद रखें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और जो अमेरिकन, बल्कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो इसको बहुत हद तक एज इट इज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये ना थोड़ा सा छोटे छोटे फिलोसफर हैं, ये इनका भी ज़रा एक एक आइडिया है, दो दो आइडिया ये ज़रा लिखते जाएं। ठीक है, सबसे पहले जी ग्रामची। ग्रामची उसका आइडिया है सिविल सोसाइटी का, उसका आइडिया है कल्चरल हेजमनी का, उसका आइडिया है कंसेंट बेस्ड हेजमनी का या कंसेंट एंड कोहर्जन। जी, उसके बाद एक और फिलोसफर है कॉल पॉपर। जी, KARL, कॉल, POPPER, कॉल पॉपर। इसका आइडिया है ओपन सोसाइटी। फ्रांसिस फोकोयामा, फ्रांसिस फोकोयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री, ये इसकी किताबें भी हैं या इसके आइडियाज भी हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन, इसका बहुत फेमस आइडिया, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1993। डेट भी इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स आइडिया तो फिर इंपॉर्टेंट है ही है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1993। उसके बाद जेन पॉल सार्थर, या सिर्फ सार्थर लिख लें जी, SARTRE, एग्जिस्टेंशियलिज्म, JP सार्थर, और जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके बाद आ जाए जी लेनिन, लेनिन, इसकी एक किताब है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। ठीक है, इसका एक और आइडिया है जिसमें ये कहता है कि जो कैपिटलिज्म का डिक्लाइन होगा ना, दैट वुड स्टार्ट इन द कॉलोनियल पेरिफेरी। कॉलोनियल पेरिफेरी, वहां से स्टार्ट होना है कैपिटलिज्म ने डिसइंटीग्रेट होना, कॉलोनियल पेरिफेरी। अच्छा, एक और इंसिडेंट भी है, एक टर्म भी है, ब्लडी संडे। ये 1905, ईयर 1905 के साथ एसोसिएटेड है। वो अक्सर आ जाता है सवाल कि जी ब्लडी संडे जो है वो कब हुआ है या कब, किस ईयर के साथ उसका ताल्लुक है। तो 1905। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए हॉब्स, थॉमस हॉब्स। 1588 थॉमस हॉब्स की अब हम बात कर रहे हैं, और 1588
88। उसके बाद इसकी डेथ है 1679। दैट मीन्स कि 91 ईयर्स हॉब्स की जो है वो एज है। उसके बाद बहुत फेमस किताब, और ये इंग्लिश है, इंग्लैंड से, बड़ी फेमस किताब लेविथन। ये इसने लिखी थी 1651 में, 1651। ठीक है, आपको पता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनको ये तीन फिलोसफर्स हॉब्स, लॉक और रोसो, इनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल फिलोसफर्स भी कहते हैं। और आपको ये भी फिर पता होगा कि इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर और कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी बातें या लॉज ऑफ नेचर, ये बातें की हैं। एक मैक्सिम है वो लिख लें, उसकी ट्रांसलेशन आपको पहले से ही पता है, जिसमें हॉब्स कहता है कि वॉर ऑफ ईच अगेंस्ट ऑल। तो उसका जरा मैक्सिम है बैलम, BELLUM, बैलम ओमनियम, OMNIUM, बैलम ओमनियम, बैलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनस, CONTRA, कॉन्ट्रा OMNES, बैलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनस। पास्ट पेपर में ये आया हुआ है, वो ऊपर ये टर्म लिखता है और नीचे पूछता है जी बताएं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है जी वॉर ऑफ ईच अगेंस्ट ऑल, या वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ईच, वो उसको आप जिस तरह से भी कर लो। ओके जी। उसके बाद जनाब ह्यूमन नेचर इसकी, ये इंसान को देखता है एसेंशियली एन इगोइस्टिक एंड सेल्फिश क्रिएचर, ये भी आपको पता है पहले से। नेक्स्ट आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, वो जो लेविथन है उसी के ऊपर बात है कि जो विल ऑफ द सॉवरेन है, दैट इज द बेसिस ऑफ लॉ। आज तो आप कहते हैं ना कि जो अवाम है वो दैट इज सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन ये बात हो रही है 16वीं सदी की, तो तब जो है वो इतनी डेमोक्रेसी वगैरह ये चीज़ें नहीं हैं। तो तब जो विल ऑफ द सॉवरेन है दैट इज द बेसिस ऑफ द लॉ। ठीक है, फिर ये कहते हैं जी ऑफ कोर्स स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट से हुई है ना। जो आज हम लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि चीज़ें जो ये मॉडर्नाइजेशन या लिबरलिज्म आया है, इसके और पिछली वर्ल्ड के दरमियान फ़र्क ही क्या है कि रियलिटी इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड, रियलिटी इज़ नॉट इनेट, रियलिटी इज़ अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ भी जो मुआशरा या रियासत का वजूद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्चुअल फिलोसफर्स, दैट इज द सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जी, हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ जो मुआशरा है उसके दरमियान है। ऑलराइट जी, अब आ जाए जी जॉन लॉक। ये भी इंग्लिश है, जॉन लॉक जो है ये भी इंग्लिश है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। फादर ऑफ क्लासिकल कैपिटलिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल ठीक है जनाब, पीडीएफ ही डालना होता तो मैं इतने इधर सारा स्यापा लगा के बैठा हूँ, मैं आपको कॉपी करा के दे देता हूँ, आप ले लें पीडीएफ। क्या बात है, मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा सा। अगर इसकी कॉपी होने में पता है कितना टाइम लगना है, हार्डली 2 मिनट एंड यू गेट इट, ऐसा ही है। पर ये तो नहीं होगा भाई, अभी याद हो जाएंगे, साथ रिवीजन हो रही है भाई, यही मकसद है। अगर ऐसे ही देने हो तो फिर हर बंदे को बंदा दे दे। ठीक है, अभी ये आप देखेंगे ना, किसी को देने से पहले, खिदमत खल्क करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि मेरा बाजू ले गया, ऐसे लिख दे हुए हैं ना, तो ऐसे ही फ्री में नहीं दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी, इसके मुताबिक भी ऑफ कोर्स स्टेट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक होता है ना, जो मेहनत करे उसको मिलना चाहिए, जो ना मेहनत करे उसको नहीं मिलना चाहिए, यही जस्टिस है। क्यों जी?
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी डेट्स लिख लें। 1632 यानी कि 1632 से 1704। एक और टर्म है टेबुला रासा, TABULA, टेबुला RASA, रासा। ठीक है, इसका मतलब है जी ब्लैंक स्लेट, माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट। उसके बाद इसकी किताब है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। एक और किताब है बहुत अहम, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट जी। अच्छा, अब आ जाए रोसो पे। जैन जैक्विस रोसो। 1712 में ये पैदा हुआ है जी, और 1778 में। अच्छा, हॉब्स भी फ्रेंच अपना इंग्लिश था, और लॉक जो है वो भी इंग्लिश था। ये फ्रेंच है। वैसे ये पैदा इटली में हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी किताब है जी बहुत अहम, जिसका किताब भी याद होनी चाहिए और ईयर भी याद होना चाहिए। हर चीज़ को मैंने नहीं कहा कि उसका ईयर भी याद करो। जैसे हॉब्स की किताब है ना 1651 में, वो भी याद हो, और इसकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका ईयर भी याद रखना है। 1762 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इसकी एक किताब है जी अ डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। दोबारा बोल रहा हूं, अ डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। अगेन बोल रहा हूं, अ डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। इसकी एक और किताब है अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, अ डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। एक और किताब है इसकी बहुत, वो आपने जेंडर स्टडीज अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ी है तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इसका और जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और इसकी वाइफ का, इनका टाकरा थोड़ा आपको नजर आएगा। द एमिली, EMILE, द एमिली। लाइनें ना मार मुझे। अच्छा जी, इग्नोर। एक स्टूडेंट है वो मुझे छेड़ता है जानबूझ के, लड़का है, सो इट्स नॉट दैट इशू। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, एक कोटेशन है, वो भी पूछेगा कि ये किसकी है। अ थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल। एक एक्सप्रेशन है फोर्स्ड टू बी फ्री, वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड है जी। वी आर फोर्स्ड टू बी फ्री। theory of general will, popular sovereignty, इंटेलेक्चुअल फादर है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जैसे पीटीआई का जो रेवोल्यूशन आया उसका इंटेलेक्चुअल फादर कौन था, किसी को पता है? हु वाज द फादर ऑफ तब्दीली रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान? कौन? फैसल? खुदा का खौफ कर लो, वो रेवोल्यूशन की तो बात। हाँ हाँ, ये जो इनकलाब पाकिस्तान में आया है तब्दीली वाला, इसका कौन है इंटेलेक्चुअल फादर? कौन है? नहीं, वो तो इंटेलेक्चुअल फादर तो नहीं है ना, वो तो पावर फादर है ना। ठीक है, हसन निसार साहब, ठीक है, तो जिनका रोसो ही भाग गया है, ठीक है, उनकी तब्दीली का हाल तो फिर आजकल आपके सामने ही है। एनीवेज, नेक्स्ट जी, इसको कहा जाता है फिलोसफर ऑफ रोमांटिसिज्म।
जी, फिलोसफर ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, इस ये भी जो स्टेट है उसको ऑर्गेनिक ही समझता है, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द स्टेट है। फिर इसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर, वो परफेक्ट फ्रीडम है और परफेक्ट इक्वालिटी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फिलोसफर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया। डिक्लेरेशन जो है ऑफ क्या उसको बोलते हैं आप, एम्पावरमेंट या जी जी डिक्लेरेशन ऑफ जो राइट्स है, वो पहली दफा प्रॉपरली जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर। और एक नारा भी था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये नारा भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था। और एक और बात, पास पेपर्स अगर ऐसे के देखें, एक साल उसने ऐसे दिया हुआ है और 3 ही वर्ड्स लिखे हुए हैं ऐसे की स्टेटमेंट में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो पोल साइंस के अंदर आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं ना, लिबर्टी का टॉपिक, और जिसको आप कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और इक्वालिटी का टॉपिक है ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो बाज़-औक़ात आपका ऐसे भी छक्का लग सकता है। ईजी, वो एक फुल टॉस मिल जाती है ना, ईजी तो नहीं होता, खैर लिखना होता है आपने, लेकिन फुल टॉस आ जाती कभी कभी। तो ये भी ख्याल कर लिया करें कि ये चीज़ें आपकी अल्टीमेटली ऐसे के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाज़ बात। अच्छा जी, आगे आ जी, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका अब्बा जेम्स मिल है जी। इसके अब्बे का नाम इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जेम्स मिल और जो बेंथम है, ठीक है, वो दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं कह लें। और फिर ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये बेंथम का स्टूडेंट भी है, और इन तीनों का ताल्लुक यूटिलिटेरियनिज्म से है। तो डेट्स वाई वी शुड नो कि वो कहीं पूछ लेता है कि अच्छा जेम्स मिल जो है वो कौन है। ठीक है जी। उसके बाद जी, इसके फादर जो है उनका नाम है जेम्स मिल। 1806 में ये पैदा हुए जी, 1806। और 1873 जो है, 1873 उसमें ये इसकी डेथ है। इंग्लिश है और इसकी मशहूर ज़माना किताब जो वैसे भी आपको पोल साइंस के बच्चों को कम से कम कभी कभी ज़िंदगी में पढ़ ही लेनी चाहिए, और उसका नाम है ऑन लिबर्टी, 1859। इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट है, ऑन लिबर्टी। इसको जी प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है। ठीक है, वोटिंग का एक मेथड होता है, एक मॉडस ऑपरेंडी है जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है जी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जी सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि ये बात करता है कि जो हमारा पर्सनल स्फेयर है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स हैं, उनके अंदर हमें एब्सोल्यूट जो फ्रीडम है, या जिसको आप नेगेटिव फ्रीडम भी बोलते हो, वो भी हासिल है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन के लिए याद रख ले कि जहां पर्सनल स्फेयर में वी डोंट एक्सेप्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो है आपकी अपना एब्सोल्यूट फ्रीडम है या आपकी नेगेटिव फ्रीडम है। नेक्स्ट जी, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम, ठीक है जी, स्पीड स्लो कर देते हैं और स्लो कर देते हैं। जेरेमी बेंथम, ये भी इंग्लिश है जी। 1748 के अंदर पैदा हुए, और स्टेटमेंट आती है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ द यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट, एंड दैट इज नॉट जेम्स मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल, दैट इज जेरेमी बेंथम, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ द यूटिलिटेरियन स्कूल।
इसकी बहुत फेमस किताब फ्रेगमेंट इन गवर्नमेंट 1776 में, 1776। उसके बाद अगेन इसकी एक फेमस किताब इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये 1789 में लिखी इसने। फिर प्लेयर एंड पेन थ्योरी, ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ भाई? प्लेयर एंड पेन थ्योरी जी। फैलिसिफिक कैलकुलस, FC, F कैपिटल C कैपिटल, फैलिसिफिक कैलकुलस, जो प्लेयर और पेन की क्वांटिफिकेशन होती है वो किस टूल के थ्रू होती है? फैलिसिफिक कैलकुलस, FELICIFIC, ये है क्या? ये कल क्लास में पूछना है, ठीक है। CALCUS कैलकुलस, टाइम नहीं है ना 20 तरह। अच्छा जी, इसकी डेथ कब हुई? यार इसकी डेथ गायब है, मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यूटिलिटी, ये आपको पता है कि ये एक ही चीज पे बात कर रहे हैं कि जो बेसिक ड्राइवर है ह्यूमन एक्शंस का, वो क्या है? वो यूटिलिटी है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपको पता है कि जो बैंथम है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो उसको अपना जो है देखता है, उसको सामने रखता है, और जो मिल है वो क्वालिटेटिव जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो उसको देखता है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वो भी इसी की है, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा जी, ये फायजा का आ गया जी, 1832 में इसकी डेथ है जी, थैंक यू। 1832 में इसकी डेथ है, गुड। कोई तो बंदा आया ना जिसने कोई, हैगल, डायलेक्टिसिज्म ऑफ कोर्स, ठीक है। फ्रेंच है, सॉरी जर्मन है, अभी जरा फलसफा जो है वो जर्मनी की तरफ आ गया, ठीक है, जर्मन है ये। उसके बाद आइडिया रियलिटी है इसके करीब, आइडिया इज रियलिटी, क्योंकि मार्क्स आएगा तो वो क्या कहेगा कि मैटर जो है वो रियलिटी है, आइडिया जो है वो इसके करीब रियलिटी है, ठीक है। इसकी किताब लिख लें जी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, हेगल, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, philosophy of rights, philosophy of history, philosophy of rights, philosophy of history, Marx, books, ये आपको पता ही है कि ये जो है अगेन फिलॉसफी अभी जर्मनी जो है वहीं पे आ चुकी है, ठीक है। मरा ये इंग्लैंड में है, ठीक है, और पैदा ये जर्मनी में हुआ है, ठीक है। बड़ी मशहूर किताबें इसकी, दास कैपिटल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका ईयर लिख लें 1848, 80 जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1866 एग्जैक्ट बताना है, काम खराब हो जाएगा। मुझे जहाँ पे डाउट आ रहा है मैं उसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि वो फिर बाद में गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इसके आइडियाज लिखते जाएं जी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जल्दी से शाबाश, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म,
सरप्लस वैल्यू, अच्छा ये सरप्लस वैल्यू पे ना आपने ख्याल कर लें, ये थ्योरी ओरिजिनली इसकी मार्क्स की नहीं है, इसको दो लोगों से एसोसिएट किया जाता है। अगर सवाल में आ जाए वेस्टर्न लोग तो वहां पे बंदा नजर आएगा आपको रिकार्डो, और अगर आ जाए इस्लामिक फिलोसफर्स के कॉन्टेक्स्ट में तो वहां आपको बंदा नजर आएगा इब्ने खुल्दून। तो ये थोड़ा ट्रिक है, इसको ज़हन में रखना, ठीक है। और अगर ये दोनों ना हो, रिकार्डो भी ना हो और इब्ने खुल्दून भी ना हो, तो डैट मीन्स कि फिर ऑब्वियस है कि हमने मार्क्स की ही बात करनी है, ठीक है। अच्छा ये कुछ बच्चे बता रहे हैं दास कैपिटल है जी 1867 में, तो फिर भी आपने रीचेक कर लेना, यही है 67 ही है दास कैपिटल, नहीं वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना 48 में जी। उसके बाद बहुत फेमस फ्रेज कैपिटलिज्म, अपना कम्युनिज्म सोशलिज्म की बुनियाद, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क जी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जी एक और बंदा है इमैनुअल कांट, उसकी एक किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। फिलॉसफी है किसी की? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये जर्मन था, ठीक है जी। तो वेस्टर्न फिलोसफर्स के साथ वी आर डन। 5 मिनट की ब्रेक कर लें, हैं बैठे बैठे कि नहीं? अगर आप थक गए हैं तो कर लेते हैं, वरना वैसे तो हम लाइव जा रहे हैं तो वो लाइव वालों को भी ब्रेक देनी पड़ेगी फिर, ठीक है। लेकिन आगे फिर अभी 30-40 मिनट 45 मिनट आपको कंसेक्टिव लिखना है, तो इफ़ यू नीड अ ब्रेक वी कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है। बोलो तो सही भाई, यस सर, बस ठीक हो। चलें जी, आप लोग जो है वो 5 मिनट आप लोग भी ब्रेक कर लें, और ये इसी तरह मीटिंग चल रही है, मतलब लाइव आ रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी जी है, ब्रेक है। जी क्वेश्चंस भी ले लेंगे एंड पे, कोई मसला नहीं। इसमें वैसे क्वेश्चंस वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन कर लेंगे। आप लोगों का टेस्ट सेशन नेक्स्ट मंथ में आ रहा है 10 नवंबर के बाद। चले 2 मिनट में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
चलें जी। बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लीव इट लीव इट। ले जी, अभी ज़रा फैक्ट्स कम हो जाए, ठीक है, और कंसेप्ट ज़्यादा हो जाए, तो ख्याल से ज़रा ले जी। ऑनलाइन वाले भी रेडी हो जाए। पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं नीचे से, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जी, सुहेब एक दफ़ा कंफर्म कर देना एवरीथिंग इज़ फाइन। आवाज़ आ रही है? ओके गुड। ले जी, फेडरेशन के अंदर जो है वो कंसेप्चुअली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जी। फेडरलिज्म एक फेडरल लेवल पे है और एक फेडरेटिंग यूनिट या प्रोविंस आप कहते हो। अमेरिका में रियासत कहते हैं, इंडिया में भी रियासत कहते हैं, और पाकिस्तान में प्रोविंस कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो न्यूट्रल टर्म है दैट इज फेडरेटिंग यूनिट। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक बड़ी प्राइमरी कंडीशन है। आपको पता है कि ये जो बात हो रही है ये बेसिकली कॉन्फेडरेशन के रेफरेंस से हो रही है कि जहाँ कॉन्फेडरेशन होती है वहाँ भी यूनिटी है, लेकिन वो लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई ट्रीटी होती है, और ट्रीटी को आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं। यू कैन पुल आउट योर सेल्फ। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाए तो मेरा ख्याल है दुनिया के जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं करते कि जब आपका दिल करे आप छोड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जी, जुडिशियल रिव्यू जो है, ठीक है, ये जहां कोई भी फेडरल स्टेट है वहां मोस्ट लाइकली आपको जुडिशियल रिव्यू जो है वो जरूर मिलेगा। उसके बाद ज्यादातर चांसेस होंगे कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा। बाय कैमरल लेजिस्लेचर क्या है कि 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। एज फार एज द अमेरिका इज कंसर्न तो उनका अपर हाउस उसका नाम सेनेट है, और जो लोअर हाउस है उसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के हवाले से एक MCQs है। 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, वो उसने जो सब कॉन्टिनेंट था उसको एक कौजाई फेडरेशन जो है QUASI कौजाई फेडरेशन जो है, हाँ जी आज मैं क्रीम लाई है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बच्चा एक नीचे कह रहा था सर बड़े सोने लग रहे हो, खैर ठीक है,
भाई पहले क्या मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट समझा हुआ है। अच्छा, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक फेडरल रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर किया, और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वही ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर सुना है ना आप में से बच्चों ने, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो 19 अपना जो आपका प्रीएम्बल है वो डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल स्टेट। ठीक है, और एक और बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बेसिक तो डेफिनेशन आपको पता है कि जहां पे हम लॉ मेकिंग करते हैं, लॉ क्रिएशन करते हैं, लेकिन साथ ही ये जो विल ऑफ द पीपल है, ठीक है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ये उसकी फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल है। अब ये वो एमसीक्यूज हैं जिनको मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्चुअल है, कि जिनका ताल्लुक ये नहीं है कि 2 + 2 कितना है, वो स्टेटमेंट देगा और वो वही बच्चा करेगा जिसको उस चीज़ का डेफिनेशन आता होगा या पता होगा कि भाई ये चीज़ किस तरीके से है। उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्स बोलते हैं हम। उसके बाद जी एग्जेक्टिव पे आ जी। एग्जेक्टिव में आपको पता है कि जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। उसके बाद जी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे जो चीफ एग्जेक्टिव है वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर है, और जो आपका प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है वहां आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद आएंगे जी हम पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर। इसमें एक बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है जो आपने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के लिए याद रखने हैं। वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो डिफाइन करता है, जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। और मजे की बात यह कि चारों ऑप्शंस ही तकरीबन ठीक होंगे, मतलब आप पहली देखेंगे आपको लगेगा ये तो है ही, अगली देखेंगे वो भी लगेगा। तो इसको मैं याद कराने के लिए बच्चों को एक हिंट देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि मुसलमान होने के लिए पहला कलमा ज़रूरी है, तो इसी तरह बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वहाँ एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर इन दोनों की जो फ्यूजन वाला पॉइंट होगा उसको आपने क्लिक करना है कि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर जो प्राइमरी शर्त है वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है उनकी आपस में क्या है, फ्यूजन है। ठीक है, लोगों ने इलेक्ट किया पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट और नीचे इंस्टीट्यूशन ये मिलके क्या बन गया, एग्जेक्टिव। तो इसका मतलब है एग्जेक्टिव आया कहां से है, लेजिस्लेचर से। तो दैट मीन्स के दोनों क्या है आपस में फ्यूज्ड हैं, एंड दैट इज व्हाई इन पार्लियामेंट्री सिस्टम पीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, दैट इज द लेजिस्लेचर। ऑलराइट जी, इंडिया, पाकिस्तान, यूके ये फेमस कंट्रीज हैं हैविंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामानी निज़ाम में डुअल एग्जेक्टिव होता है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा। इन केस ऑफ पाकिस्तान नेम्स कुड बी डिफरेंट, जैसे इंग्लैंड में चले जाओगे तो वहाँ जो किंग है या क्वीन है वो है हेड ऑफ स्टेट, और दूसरी तरफ होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो एग्जेक्टिव है उसकी कोई फिक्स टर्म नहीं है। कोई बता सकता है क्यों नहीं है? कहने के तो हमारा प्राइम मिनिस्टर 5 साल का है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम इसको फिक्स टर्म नहीं बोलते, ड्यू टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। As soon as the prime minister loses the confidence of the house or the parliament, तो पार्लियामेंट के पास प्रेरोगेटिव है कि वो वोट या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस मोशन, उसको मूव कर सकते हैं अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके कंट्रास्ट में जो प्रेसिडेंट है पार्लियामानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, उसके पास क्या होगी, फिक्स टर्म है।
अगर अमेरिका की बात करें तो डैट इज़ 4 years। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे अच्छा जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कंप्लीट सेपरेशन है एग्जेक्टिव की और लेजिस्लेचर की। जी, सिंगल एग्जेक्टिव as far as the case of USA is concerned, where head of state or head of government जो है both are vested in a single institution and that is president। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं लिख सके कि जो कैबिनेट है, वैसे तो मैंने बताया है लेकिन दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, जो कैबिनेट है वो भी लेजिस्लेचर से आएगी। ठीक है, ये जो SAPM वगैरह है ना, इनकी बात नहीं कर रहे। जो मिनिस्टर्स हैं ना गवर्नमेंट के, वो कोई बंदा तब तक नहीं लग सकता पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब तक वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है। इसी तरह जो अपना आपका है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें ये चॉइस है प्रेसिडेंट की, एग्जेक्टिव की, कि वो जिस मर्जी बंदे को अपनी एग्जेक्टिव का पार्ट बना ले। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजीज्म। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फाशिज्म है। ये एग्जैक्टली MCQs आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फाशिज्म। इसकी ग्राउंड थी रेशियल सुपीरियरनेस, रेशियल सुपीरियरिटी। हिटलर जो है वो 1933 के अंदर पावर में आया। इसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। नाजी को कैपिटल में लिखिएगा NAZI। 1933 जी। N से मुराद है जी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। जी, नाजी पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी या वर्कर्स पार्टी। एक किताब लिखी गई थी हिटलर साहब की शान में जिसका नाम है द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी। नो, वो तो उसकी बायोग्राफी है ना, ये उसकी शान में किताब लिखी गई थी द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी 1930 में। ये लिखी थी अल्फ्रेड रोजनबर्ग ने। अल्फ्रेड रोजनबर्ग। उसके बाद है जी फाशिज्म। जी, फाशिज्म इट वाज बेस्ड ऑन xenophobic nationalism। xenophobic nationalism। ये एक वर्ड है FASCES, ये वहां से निकला है जी। जी, FASCES, फैसिस। इसका मतलब है पावर थ्रू यूनिटी। ये जो फाशिज्म वर्ड है, अच्छा ये एक और भी किताब किसी ने लिख के भेजी है, जुलेखा जाहिद ने, द फर्स्ट नाजी बाय विल ब्राउन। ये भी एक किताब है, लिख लें, द फर्स्ट नाजी बाय विल ब्राउन। थैंक यू। अच्छा जी, ये आपको पता है इटली के अंदर जो है फाशिज्म की ओरिजिन है मैसोलिनी, और फाशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है ये 1921 के अंदर इक्तदार में आई है। 1921 फाशिस्ट पार्टी। उसके बाद जी लिबर्टी, एक कॉन्सेप्ट टर्म आप पढ़ते हैं, ये वर्ड है लाइबर, LIBER, लाइबर, LIBER, लाइबर, जिसका मतलब है फ्री और इंडिपेंडेंट। ठीक है। उसके बाद जी स्टेट, जो मॉडर्न स्टेट है इसका आइडिया मैकियावेली का है। नेशन स्टेट का वर्ड भी अगर आ जाए तो उसकी भी जो कह लें बेसिक्स हैं वो हमें मैकियावेली से ही मिलेंगी। उसके बाद 4 एलिमेंट्स हैं स्टेट के। ठीक है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है।
टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। उसके बाद सॉवरेनिटी, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सॉवरेनिटी। जी, ये वर्ड बना है SUPER, सुपर, ANUS, सुप्रेनस। ये वहां से निकला है, इसका मतलब है सुप्रीम, सुप्रेनस, सुप्रीम। जी, जेन बॉडेन ने जो है, BODIN, जेन बॉडेन, उसका ये कॉन्सेप्ट है, और साथ हॉब्स, इन दोनों को जो है वो सॉवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। अच्छा जी, एक है डी फैक्टो सॉवरेनिटी और एक है डी जोर सॉवरेनिटी। डी फैक्टो, DEFACTO, डी फैक्टो, और DEJURE, ऐसी सॉवरेनिटी जिसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, दैट इज डी फैक्टो सॉवरेनिटी। और ये पोल साइंस के अंदर सवाल लिखते हुए यूज किया करें, जब भी आप लिखते हो ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया या फलां टाइम पे लगा था, तो तब बताया करें कि उस टाइम एंड स्पेस के अंदर जनरल मुशर्रफ जो था, ही बिकेम द डी फैक्टो सॉवरेन ऑफ द पाकिस्तान। भाई जोर है ना, डंडा है ना, आगे बैठ गए तो उसके बाद वो रूलर है, उसके बाद किसी के पास उनसे बड़ी ताकत होगी तो वो उनको हटाएगा, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लीगलाइज करा लेगा। और डी जो आपको पता है कि जो समथिंग विच इज रिकग्नाइज्ड बाय लॉ और जिसकी लेजिटिमेसी है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, रूसो ने दिया है। मोनोइस्टिक थ्योरी, ये ऑस्टन की है। मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, दो स्कूल ऑफ थॉट है ना, मोनोइस्ट डॉक्ट्राइन है और प्लूरलिस्ट डॉक्ट्रिन है। तो जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है उसका प्रोपोनेंट वैसे तो काफी है, लेकिन लास्की जो है, प्रोफेसर लास्की, उसको हम समझते हैं। सॉरी, जेन ऑस्टन जी। नेक्स्ट जी, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन अच्छा, यूएसए के अंदर 1781 से लेके 1789 तक कॉन्फेडरेशन थी, और उसके बाद कॉन्फेडरेशन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टर्न इनटू फेडरेशन। और जर्मनी जो है वो 1815 से लेके 1815 से लेके 1866 तक जर्मनी भी कॉन्फेडरेशन रहा है जी। इसके अंदर पावर डिसेंट्रलाइज है और कुछ मखसूस एरियाज के अंदर लूज यूनियन है थ्रू द ट्रीटी। एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, कुछ भी हो सकते हैं, उनको लेके वी फाइंड अ लूज यूनियन, और नीचे के जो मामलात होते हैं वो सारी। और इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, वैसे थोड़ा वो जी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात कर देते हैं। कॉन्फेडरेशन के अंदर कोई भी रियासत जो उसको ज्वाइन करती है वो अपनी कंप्लीट सॉवरेनिटी को प्लेज नहीं करती, अपना सॉवरेन स्टेटस मेंटेन रखती है, बट सम पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी उसको वहां पे प्लेज कर दिया जाता है यूनियन के लिए, और जब मर्जी चाहे आप वहां से पुल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन फेडरेशन के अंदर आपको कंप्लीट अब्जॉर्प्शन करनी होती है। जैसे पाकिस्तान बना ना, तो अपना बंगाल, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, इन सूबों ने अपनी जो कंप्लीट सॉवरेनिटी थी, जो पहली एग्जिस्टेंस थी, उसको किसके अंदर प्लेज कर दिया? द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लें जी, इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उनमें मिल भी है, लॉक भी है, रोसो भी है, बेंथम भी है,
T.H. Green, John Rawls. T.H. Green, एक T.H. पेन भी है, वो इधर नहीं है, वो वैसे है। तालिब हुसैन दर्द का अंग्रेजी नाम है T.H. पेन, ठीक है, फोक सिंगर है, बहुत हो गया, ठीक है। प्रोपोनेंट्स में कौन कौन आ गया जी? मिल, लॉक, रूसो, बेंथम, T.H. ग्रीन और जॉन रॉल्स। अब आ जाए क्लासिक, अपना जो लिबरलिज्म है इसकी डिवीजन है इनटू टू मेजर पार्ट्स। वन इज क्लासिकल लिबरलिज्म एंड अदर वन इज मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर है जी जॉन लॉक और एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ का याद रखिए कॉन्सेप्ट लेजिस फेयर, LAISSEZ और FAIRE, लेजिस फेयर। उसके बाद जी मॉडर्न लिबरलिज्म, TH ग्रीन, TH ग्रीन। उसके बाद जी कंजर्वेटिज्म, तीन बड़े फिलोसफर्स हैं इसके कंजर्वेटिज्म के। कंजर्वेटिज्म आपको पता है वर्ड कंजर्व या प्रिजर्व, टू कंजर्व और प्रिजर्व, इसका मीनिंग ये है। डेविड ह्यूम नंबर 1, डेविड ह्यूम। नंबर 2 एडमंड बर्के, एडमंड बर्के। और नंबर 3 माइकल ऑकशॉट, माइकल ऑकशॉट। ठीक है जी जी। उसके बाद लॉ, जी पॉजिटिव लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, ये उसकी टाइप्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपने जाके इनको देख लेना। नेचुरल लॉज हैं, पॉजिटिव लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, लोकल लॉज हैं जी। उसके बाद आपकी जितनी ऑर्डरी लेजिस्लेशन है जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, स्पेशल लॉज भी इसी में आएंगे। अच्छा जी, एक किताब है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अभी ये कुछ जेनेरिक हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका जी राइटर है जॉर्ज H. सबाइन। वैसे आई वुड रिकमेंड FPSC की वेबसाइट पे जो उनका सिलेबस है ना, उसके अंदर जितनी भी किताबें रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको वैसे ही रट्टा लगा लें, सिर्फ MCQs के पर्सपेक्टिव में नहीं। कल को जब आप पेपर लिखोगे तो उसमें बंदा कोई वहाँ पे फिल्म डाल देता है कि अकॉर्डिंग टू फलां, अकॉर्डिंग टू फलां, अकॉर्डिंग टू फलां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज H. सबाइन, जॉर्ज H. सबाइन। अच्छा जी, डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज से इसकी ओरिजिनेशन है? अभी कोई मुझे बता रहा था, या डेमोस की को बात कर रहे हैं जी, जो ग्रीक इसकी ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है यूज जी मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहां भी कैबिनेट होगी ना, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाता है इन द कैबिनेट, वो किसी एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, उसको कैबिनेट एक यूनिटी के तौर पर उसको ओन करती है और उसको डिफेंड भी करती है और उसकी जिम्मेदारी लेती है। पब्लिक पॉलिसी बनाना, जो भी चीज़ें करनी है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ एक्शंस वो भी होते हैं जो मिनिस्ट्रीज अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेती हैं, उनको बोलते हैं मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कलेक्टिव एक्शन ऑफ द कैबिनेट होगा तो वो होगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर कोई मिनिस्ट्री सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर एज अ सिंगल एंटिटी डिसीजन लेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा जी, मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, लिख लें, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, ये है प्रोफेसर गार्नर की, प्रोफेसर गार्नर।
उसके बाद कभी कभी आपको एक सवाल आ सकता है मैक्स वेबर के हिसाब से हवाले से, ठीक है, कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका मेजर थेरिस्ट कौन है, ठीक है, तो वो है मैक्स वेबर। पॉलिटिकल साइंस का वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया जी? एरिस्टोटल। पॉलिटिकल साइंस जो है ओके जी, एक बहुत फेमस थ्योरी है डिवाइन राइट थ्योरी या डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। इसको किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? किंग जेम्स। किंग जेम्स। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। और ये दिस इज़ वन पार्ट। अगर किसी को लगता है कि उसका टाइम ज़ाया हुआ है तो उसको माजरत, और कल फिर आप तशरीफ ना लाएं। अगर किसी को लग रहा है कि ये फैलफुल है तो कल हमने पूरा पेपर 2 कंप्लीट करना है। उसमें आपके मुस्लिम फिलोसफर्स भी हम करेंगे और आपके जो ख़ास तौर पे सिस्टम्स हैं उनको भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रिकी हैं सिस्टम्स में, ठीक है। तो सेम टाइम ही रख लें 7 बजे का, ठीक है कि नहीं? चलें, हैं 7 बजे, ठीक है ना? बस ठीक है, कल 7 बजे जो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले भी कल दोबारा, अभी ये वी आर डन विद द 1 पार्ट, द सेकंड पार्ट इज लेफ्ट, वो हम इंशाल्लाह कल जो है वो करेंगे, ठीक है। तो कल 7 बजे जो है इसी पेज से जी 7 PM जी आप एकेडमी में भी आ सकते हैं जी, सेम टाइम पे आप एकेडमी भी आ सकते हैं और आप जो है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ अभी थक गए सारे, कल इंशाल्लाह होगा, ठीक है जी। ऑनलाइन भी इसी तरह ही होगा, ठीक है जी, टाइमिंग यही होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सोहेब जी। ऑनलाइन भी होगा कल, ठीक है। आई होप कि इट हेल्प्स जी। ऑनलाइन भी होगा, ठीक है जी। फेसबुक पे लाइव भी होगा 7 PM 7। अम्मार गुल 7 PM भाई। यार 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट मैं ज़रा खत्म कर लूँगा, ठीक है जी। यार एकेडमी आप व्हाट्सएप कर लें नंबर पे, फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलें जी, गुड हो गया। थैंक यू। बैच 2 नवंबर से, ठीक है, 2 नवंबर से। नो वरीज नो इशू। यार अपलोड कहाँ पे करना है? और अपलोड हो तो गया है, लाइव कर दिया, अब इससे ज़्यादा अपलोड क्या करें? सर फेसबुक दिखा नहीं है आपने? दिखा तो है कुछ, मतलब मुझसे दोबारा पूछ। थैंक यू सर। नो वरीज लें जी, फिर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।